मेरा नाम नमन है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। मेरे पापा की ज्वेलरी की बड़ी सी दुकान थी। वहाँ पर कई मशीन लगे हुए थे, जैसे कान का और नेकलेस पर कढ़ाई करना, उस पर नग लगाना, और उसे मेरे पापा थोक के रेट में बेचा करते थे। और इससे दिन दुगुनी और रात चौगुनी मुनाफा हो रही थी। हमारा परिवार मिडिल क्लास ही था, ज़्यादा हाई फाई नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि हम कुछ दिनों में हाई सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएंगे। जब से मैंने होश संभाला था, मैंने अपने पापा को यही काम करते हुए देखा था। लेकिन उनके इस काम में एक बात ऐसी थी जो मेरे और मेरी माँ के लिए बड़ी शक पैदा कर देती थी। असल में मेरे पापा अपनी ज्वेलरी हफ्ते के 2 दिन अपने ही शहर में थोक की रेट पर बेचा करते थे और बाकी के दिन किसी दूसरे शहर में जाकर बेचा करते थे। इसलिए उन्हें हफ्ते के 5 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, मगर वह छुट्टी का दिन हमारे साथ ही बिताया करते थे। कई दफ़ा मैंने और मेरी माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अपने शहर में ही काम किया करें, बाहर न जाया करें, मगर वह हमारी बातों को नहीं सुनते थे और हमारी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब पापा ज्वेलरी लेकर दूसरे शहर जाने के लिए घर से निकल गए, तो मैंने पापा से कहा, पापा, आपका माल इसी शहर में अच्छे दामों पर बिक जाता है, तो आप बाहर बेचने के लिए दूसरे शहर क्यों जाते हैं, जिसकी वजह से आपको 5 दिन हमसे दूर भी रहना पड़ता है। पापा ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम लोगों से दूर अपनी मर्जी से नहीं रहता हूँ और ना ही मेरे साथ कोई रोजी रोटी की समस्या है, बल्कि मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, वही मुझे यह सब कुछ करवा रही है। मैंने पूछा, कैसी मजबूरी है पापा? पापा ने कहा, छोड़ो बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे, टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर पापा ने अपना सामान उठाया और घर से बाहर निकल गए। मैं वही का वही रह गया। उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उनसे यह सब कुछ करवा रही है। फिलहाल वक्त यूं ही बीत रहा था। पापा रोज की तरह हफ्ते के 5 दिन अपने शहर से बाहर ही बिताते थे। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। साथ ही साथ मैं तरक्की करता हुआ उस कंपनी का बॉस बन गया था। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मैंने एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर खरीद लिया। अपने माँ बाप को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया था और कुछ दिन बाद मेरे माँ पापा ने एक दिया नाम की लड़की से मेरी शादी कर दी। दिया एक अच्छी लड़की थी। मेरा और मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करती थी। हमारा घर एक स्वर्ग से कम नहीं था। एक दिन मैं, मम्मी, पापा और दिया शाम की चाय पी रहे थे, तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा, अब आप यह काम क्यों नहीं छोड़ देते और आराम से घर में बैठो, आपको अब आराम की ज़रूरत है। पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे काम करना होगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, मगर अब आप सिर्फ काम अपने शहर में ही किया करो, दूसरे शहर मत जाया करो। मैंने पापा के जवाब पर फ़ौरन कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को रद्द करते हुए कहा, देखो बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बताया था कि मुझसे यह काम मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी करवा रही है। क्या मजबूरी है, मुझे बताइए तो सही। मैंने पापा की बात काटते हुए कहा। पापा मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरी माँ को साथ लिए और शहर की तरफ चले गए। जब भी वह शहर से कोई सामान खरीदने जाते तो मम्मी को साथ लेकर जाते थे, इसलिए आज भी उन्होंने ऐसा ही किया था। वक्त भी इंसान के साथ क्या क्या खेल खेलती है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला अगला पल उनके लिए खुशियाँ लाएगा या फिर गम। उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरे मम्मी पापा को घर से गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि किसी अनजान नंबर से मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे माँ बाप जिस बस में बैठे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह दोनों उसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। यह खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जल्दी से उस जगह पर पहुंचा और उन दोनों को मैंने एक एम्बुलेंस में डाला और घर ले आया। मैंने उनका अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम करके उन्हें अपने शहर के एक जाने माने श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मम्मी पापा के मरने के बाद मैं और मेरी पत्नी दिया बहुत उदास रहने लगे थे। फिर मैंने कुदरत का हादसा समझते हुए अपने आप पर काबू पाना शुरू कर दिया। इस हादसे से मुझसे ज़्यादा मेरी पत्नी के दिमाग पर असर हुआ था और वह ज़्यादातर बीमार रहने लगी थी। इस बीच मैंने महसूस किया कि दिया अब इस लायक नहीं है कि वह घर के कामकाज कर सके। घर के कामकाज के लिए मैंने एक नौकरानी रखने का फैसला कर लिया। मेरी पड़ोसी राधा आंटी के घर एक नौकरानी काम करती थी। जब मैंने उसे अपने घर के काम करने के लिए कहा तो उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, साहब जी,
मैं आपके घर का काम करने के लिए नहीं आ सकती हूँ, मगर मेरे पास एक और औरत है जो किसी दूसरे शहर से अपनी किस्मत के मारे मेरे पास आई हुई है। साहब जी, वह बहुत ही गरीब और बेसहारा औरत है। अगर आप उसे अपने घर में रहने के लिए दें तो वह आपके घर के सारे काम कर देगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम उस औरत को मेरे घर भेज देना, मैं उसे रहने के लिए कमरा भी दे दूंगा। उसने कहा, ठीक है साहब जी। यह कहते हुए वह अपने घर चली गई। अगले दिन वह नौकरानी एक औरत को लेकर मेरे घर पहुंच गई। दिया ने उसे घर का सारा काम समझा दिया और उसे रहने के लिए कमरा भी दे दिया। वह औरत हमारी सोच से भी ज़्यादा शरीफ और मोहब्बत करने वाली साबित हुई थी। उसने आते ही घर का सारा काम बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। उस औरत की मेहनत और समझदारी ने हम दोनों पति पत्नी का दिल जीत लिया था। अब हम अपना सारा घर नौकरानी यानी कि वीना की जिम्मेदारी पर छोड़कर कहीं भी चले जाते थे और वीना के होते हुए हमारे घर की कोई भी चीज़ कभी इधर उधर नहीं होती थी। फिर एक दिन मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मेरे सारे दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। उस दिन मुझे दफ्तर से घर आते हुए बड़ी देर हो गई थी। घर आकर जब मैंने अपने कमरे में जाकर देखा तो दिया गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसे उठाना अच्छा नहीं समझा और मैं वीना को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ चला गया। जब मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अंदर से उसके रोने की आवाज़ आने लगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं दरवाजे के करीब गया तो रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा होने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा, लेकिन फिर मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि वह नौकरानी एक तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए बहुत रो रही थी। जब उसने अचानक मुझे अपने सामने देखा तो घबराकर खड़ी हो गई और उसके घबराहट की वजह से उसके हाथ से तस्वीर नीचे गिर पड़ी। जब तक वह तस्वीर उठाती मैं उस तस्वीर को देखने लगा। जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। कभी मैं उस तस्वीर को देखता तो कभी वानी को देखता। फिर किसी तरह से मैंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए तस्वीर नौकरानी को वापस कर दी और पूछा, यह किसकी तस्वीर है? तो उस नौकरानी वीना ने कहा, यह मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है। उसका यह जवाब सुनकर मेरी हैरानी खत्म होने के बजाय और भी बढ़ना शुरू हो गई और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मगर मैंने अपने आंसुओं पर काबू पाया और फिर उससे सवाल कर डाला, अब यह कहाँ है? यह सवाल सुनकर वह नौकरानी फिर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, साहब जी, यह हफ्ते के 5 दिन हमारे साथ रहते थे और बाकी के 2 दिन किसी और शहर में इनकी फैक्ट्री थी, वहाँ पर जाकर काम करते थे, इसलिए उन्हें वहीं रहना पड़ता था। मगर आज से कुछ महीने पहले वह काम पर दूसरे शहर गए थे, मगर फिर लौट कर नहीं आए। नौकरानी की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं सब्र से काम लेते हुए उससे पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसने कहा, पापा की यादों में मम्मी हमेशा खोई रहती थी और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण वह भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उससे पूछा, फिर तुम यहाँ इस शहर में कैसे पहुँची? उसने कहा, मेरी माँ के मरने के बाद मैं घर में अकेली रह गई थी और वह घर किराए का था। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करके लाते थे तो उस घर का किराया भरते थे, इसलिए माँ के मरने और पापा के गुम होने के बाद मैं किराया नहीं भर सकती थी, तो घर के मालिक ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं एक दिन सड़क के किनारे बैठकर रो रही थी क्योंकि मेरा कोई ठिकाना तो नहीं था। यह सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। उस नौकरानी ने जिसने मुझे आपके घर भेजा है उसने मुझे रोते हुए देखा तो वह मेरे पास आई और जब उसने मेरी दर्द भरी कहानी सुनी तो वह मुझ पर तरस खाकर अपने साथ इस शहर में लेकर आ गई। किस्मत की मार खाते खाते मैं आपकी दहलीज तक पहुंची हूँ। वीना अपनी बात खत्म करते हुए एक बार फिर सिसकियां भरने लगी। उसकी दर्दनाक कहानी ने मेरे अंदर एक हलचल सी मचा दी और उसकी दास्तां मेरे दिमाग की सारी नसें खोलकर रख दी थी। अब मैं समझ गया था कि मेरे पापा 5 दिन शहर से बाहर क्यों रहते थे और मेरे पूछने पर कारण क्यों नहीं बताते थे, क्योंकि मुझे और मेरी माँ को इस बात का पता ना चले। अभी मैं उन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि नौकरानी की सिसकियों की आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने उसे देखा और कहा, वीना, अब तुम रोना बंद करो और आराम से सो जाओ। यह कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। दिया अभी भी गहरी नींद में ही थी, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और बिस्तर पर चुपचाप से लेट गया। उस रात मैं सारी रात नहीं सो सका और इसी बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब सुबह मैं तैयार होकर दफ्तर जाने लगा
तो वीना की आवाज़ पर मेरे कदम रुक गए थे। वह कहने लगी, साहब जी, दीदी अभी तक सो रही है। मैंने आपका नाश्ता तैयार करके मेज पर लगा दिया है। आप आराम से नाश्ता करिए और दफ्तर जाइए, और मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं। उसकी आवाज़ पर मैं वापस मुड़ा था और नाश्ता किया, और जाते हुए मैंने वीना के चेहरे की तरफ देखा और फिर मैंने उसका धन्यवाद किया और दफ्तर चला गया। अब वीना का रोज का ऐसा ही रूटीन बन चुका था। वह हर रोज सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार करके और मेरे टिफिन में नाश्ता पैक करके मुझे नाश्ता करवा देती थी, और मेरा बैग मेरे हवाले करके बहुत सी दुआएं देती और मुझे दफ्तर भेज देती थी, और दफ्तर से वापसी पर भी मेरी हर चीज़ बड़े प्यार से अपनी जगह पर रख देती और मुझे खाना देकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मैं भी अब वीना की बहुत इज्जत करने लगा था। अब मैं बाहर से जो भी चीज़ें दिया के लिए लेकर आता था, वही वीना के लिए भी लेकर आता था, और यह सब वीना के लिए इसलिए करता था क्योंकि वह न सिर्फ मेरी देखभाल करती थी, बल्कि वह दिया की भी बड़ी सेवा करती थी, और उसके खाने पीने, उठने बैठने और दवाई का भी बहुत ख्याल रखती थी। और उसकी खुददारी की वजह से दिया बहुत ही जल्दी पूरी तरह सेहतमंद हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वीना ने मेरी देखभाल में कोई कमी ना रखी थी, और मैं भी उसके लिए वैसे ही ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर आता था और उसका ख्याल रखता था। किसी ने सच कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। दिया अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसकी आंखों में वीना का मेरी सेवा करना और मेरा ख्याल रखना, उसे हर चीज़ खटकने लगा था। भगवान न जाने वीना किस शक में पड़ गई थी। एक दिन जब मैं और दिया सुबह को नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, तो वीना कमरे में दाखिल हुई। उसने टेबल पर पानी का जग रखा और वापस जाने के लिए मुड़ी, तो मैंने कहा, वीना, आपने नाश्ता किया या नहीं? उसने कहा, नहीं नहीं, अभी नाश्ता कर लूँगी। मैंने कहा, ठीक है, अब आप जाकर आराम से नाश्ता कर लो। उसने कहा, अच्छा साहब। यह कहकर कमरे से बाहर चली गई थी, तो दिया ने मुझे अपनी तरफ करते हुए बहुत गुस्से के अंदाज में कहा, क्या बात है, आजकल नौकरानी की बड़ी इज्जत की जा रही है। मैं दिया की तरफ देखा और कहा, नौकरानी भी तो आखिर एक इंसान है, क्या उसकी इज्जत करना पाप है? उसने कहा, नहीं, मगर घर की नौकरानी पर डोरे डालना पाप है। उसकी बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। मैंने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं असल में यह कहना चाहती हूँ कि तुम एक समझदार इंसान हो। जब कोई मर्द अपने घर की नौकरानी को रोजाना खाने पीने की चीज़ें ला कर दे, नए नए कपड़े ला कर दे, यहाँ तक कि जो भी अपनी पत्नी के लिए लेकर आए वही चीज़ नौकरानी के लिए भी, इतना मालिक जब अपनी नौकरानी का ख्याल रखे और जब आप कहकर बुलाए, तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब है कि तुम अपनी नौकरानी पर डोरे डाल रहे हो और उसको पिघलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैंने अपनी बीमारी की हालत में नहीं देखा है? यह नौकरानी तुम्हारे कितने करीब आ गई है, यहाँ तक कि दफ्तर के लिए भी वही तुम्हें तैयार करती रही। वापसी पर तुम्हारी हर चीज़ लिए वह फिरती रहती है और तुम्हारी हर चीज़ अपनी जगह पर रखती रही। मैंने कहा, देखो दिया, अब तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इतनी फालतू वाहियात सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा, नमन, यह मेरा शक नहीं है, बल्कि यकीन है तुम नौकरानी को रिझाने की कोशिश कर रहे हो। वह भी तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही है। मैंने कहा, चुप हो जाओ दिया, अब इसके आगे एक शब्द भी मत कहना, वरना फिर मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर उठा और अपने कमरे में जाकर सो गया। एक दिन सुबह मैं सोकर उठा और तैयार होकर नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला गया। ऑफिस में सारा दिन दिया के शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे थे और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं वीना का सारा मामला दिया के सामने खोल कर रख दूंगा, ताकि यह शक की चिंगारी हमारे आसिया को जलाकर राख ना कर दे। दफ्तर से छुट्टी के बाद जब मैं घर पहुंचा, तो मैंने वीना को आवाज़ दी, मगर वीना नहीं आई। शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी। यह सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो दिया बेड पर बैठी मोबाइल देख रही थी। मैंने कहा, वीना कहाँ है? दिया ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि चली गई। मैंने कहा, वह कहाँ गई है? कब तक वापस आएगी? उसने कहा, वह हमेशा के लिए चली गई, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। मैंने खुद उसे यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिया है। मैंने कहा, ये तुमने क्या किया दिया? क्या तुम्हें उसे घर से निकालते हुए यह ख्याल नहीं आया कि उस गरीब और शरीफ औरत पर क्या बीतेगी? वह बेचारी इस अजनबी शहर में कहाँ जाएगी? यह कहते हुए मैंने अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। दिया ने कहा, देखो नमन, मेरे सामने इतने मासूम बहाने बनाने की कोशिश मत करो। जिस औरत के लिए तुम गरीब
और लाचार जैसे शब्द इस्तेमाल करके मेरे दिल को तड़पाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए यह शब्द अच्छा नहीं है। बल्कि ऐसी बेशर्म औरत के लिए रखेल जैसा शब्द अच्छा होगा। तुमने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक बना रखा है, इसलिए तुम उसे बेचारी और लाचार कह रहे हो। बेचारी को अपने रखेल कहो। जैसे ही वह शब्द मेरे कानों से टकराए थे, मैं आपे से बाहर हो गया था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि दिया बेड पर गिर गई थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको कंधे से दबाते हुए बैठे रहने दिया। मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो दिया। तुम जिस औरत को मेरी रखेल कह रही हो ना, हकीकत में वह मेरी सौतेली बहन है। मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी करने से पहले किसी और शहर में किसी दूसरी औरत से शादी कर रखी थी और मेरे बाप की उस पत्नी से वीना पैदा हुई थी। वह मेरी बड़ी बहन लगती है, मगर हालात ने इस बेचारी पर ऐसे जुल्म ढाए हैं कि वह अपने ही भाई के घर में नौकरानी बनकर अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उन दिनों जब तुम बीमार थी, तब मैं घर के कामकाज के लिए जगह जगह नौकरानी तलाश कर रहा था। अपनी पड़ोसी राधा आंटी के घर जो नौकरानी काम करती है, उसने मुझे इससे मिलवाया और इसी ने इसको यहाँ पर भेजा था। जब एक दिन वह रो रही थी, तो उसके हाथ में मैंने अपने बाप की तस्वीर देखी थी और वह मेरे पापा को अपना पापा बता रही थी। जब मुझे पता चला वीना हकीकत में मेरी बहन है, तो मैंने उसे अपनी हकीकत बताने के बजाय उस पर अपना रवैया बदल लिया, जिसे तुम जैसी बेशर्म औरत ने ना जाने क्या क्या सोच लिया। अब तुम खुद ही फैसला करो कि उसमें मेरा और वीना का क्या कसूर है। दिया को मामले की हकीकत का पता चला तो वह बहुत शर्मिंदा हुई और वह उठी और उसने मेरे पैरों पर हाथ रखते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। नमन, मैं अनजाने में एक बहुत बड़े गुनाह की भागीदारी बन गई हूँ, लेकिन मैं उस गुनाह के पश्चाताप में वीना को ढूंढकर वापस घर में लेकर आऊंगी। मैं और दिया ने शहर का कोना कोना छान मारा, मगर हमें वीना कहीं नहीं मिली। आखिर हम दोनों थक हार कर बैठ गए। यूं ही दिन बीतता जा रहा था। आखिर एक दिन भगवान ने दिया को एक चांद सी बेटी दी। बेटी पैदा होने के बाद मेरा और दिया दोनों का दिल उस बच्ची में लगा रहता था। एक दिन मैं, दिया और हमारी बेटी मंदिर में भगवान की पूजा करने गए। मंदिर से वापस लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों पर साइड साइड में बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। सबको मैंने और दिया ने भगवान का प्रसाद दिया। जब हम दोनों एक भिखारन के पास गए, तो वह सर झुकाए बैठी थी। मैंने उससे कहा, प्रसाद ले लो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। उसने जैसे ही नज़रें ऊपर की और हाथ आगे की ओर बढ़ाई, तो उसको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। असल में वह वीना थी। मैंने उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर उसे खड़ा करके कहा, वीना, तुम यहाँ। उसने मुझे गौर से देखा और बोली, साहब जी, आप यहाँ? मैंने कहा, मैंने और दिया ने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँची? उसने कहा, साहब जी, जब मुझे दीदी ने घर से निकाला था तो मैं सीधा उस नौकरानी के घर गई थी जो मुझे आपके घर छोड़कर आई थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई है और उनके घर पर ताला लगा हुआ था। तो मैं यहाँ आ गई। मैंने देखा कि यहाँ बहुत सी औरतें बैठी हुई है। मैंने खुद को यहाँ महफूज समझा और सोचा, जब तक मेरी साथ वाली नौकरानी वापस नहीं आ जाती, मैं यही रहूँगी। यहाँ मुझे पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खाने को भी मिल जाता था और सोने के लिए जगह मिल जाती थी। उसने अपनी बात पूरी की तो मैंने उससे कहा, वीना, जानती हो मैं कौन हूँ और तुम मेरी क्या लगती हो? उसने कहा, जी साहब जी, आप मेरे मालिक हो और मैं आपकी नौकरानी हूँ। फिर मैंने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और वीना को दिखाते हुए कहा, वीना, इसे जानती हो? उसने तस्वीर देखी और मेरे हाथ से तस्वीर लेकर उसे चूमने लगी और कहने लगी, साहब जी, यह मेरे पापा की तस्वीर है, यह आपके पास कैसे? मैंने कहा, तस्वीर मेरे पास क्यों है तो सुनो। मैं भी इस आदमी का बेटा हूँ और तुम्हारा भाई हूँ। जब वीना ने यह बात सुनी तो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, वीना, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। जब वीना को पता चला कि मैं उसका भाई हूँ, तो उसने मुझे अपने गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने थोड़ा पीछे हटते हुए मुझसे पापा के बारे में पूछा, तो मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर वह और ज़्यादा रोने लगी थी। मैंने कहा, देखो दिया, मुझे मेरी बहन दोबारा मिल गई है। मैं इसे अब कहीं नहीं जाने दूंगा। उसने कहा, हाँ नमन, अब हम वीना को कहीं भी नहीं जाने देंगे, बल्कि अपने पास रखेंगे। फिर मैंने वीना का हाथ पकड़ा और उसे चलने के लिए कहा, तो वह कहने लगी, नहीं भाई, मुझे यही रहने दीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके घर रह सकूँ। मैंने कहा, देखो वीना, वह मेरा घर नहीं है, मेरे पापा का घर है।
और तुम अपने पापा के घर रहना नहीं चाहोगी। जब दिया ने महसूस किया कि वीना उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है तो वह आगे बढ़ी और वीना से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, आप अपनी भाभी को माफ़ नहीं करोगी? वीना ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आप दोनों से कोई शिकवा नहीं है। यह तो मेरी किस्मत में ही ऐसी ज़िंदगी बिताना लिखा है। आप दोनों जाओ, मेरी दुआएं हमेशा आपके लिए आपके साथ रहेगी। मैंने कहा, अब मैं आपको यहाँ से अपने साथ लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा। दिया ने हमारी बेटी को वीना की गोद में डालते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है और मैं माफ़ी की काबिल भी नहीं हूँ। मुझे माफ़ किया जाए। मगर आपकी भतीजी आज आपको मनाने आई है। दीदी, हमारे कहने पर ना सही मगर अपने इस मासूम भतीजी के कहने पर मान जाइए। वीना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगी। फिर हमने वीना को साथ लिया और अपने घर आ गए। हमने अपने घर का एक कमरा वीना को दे दिया और हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।